हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करें इनसे पहले कल हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने कमेंट में लिखा था, उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड का नाम है भाविन एडिट्स। उन्होंने यूं तो इंग्लिश में लिखा है लेकिन गुजराती में लिखा है कि सर आज मारू दिल्ही પોલીસનું પેપર હતું। वो राजकोट से बिलोंग करते हैं और उन्होंने लिखा है कि सर मेरा दिल्ली पुलिस की जो एग्जामिनेशन थी इसमें 50 क्वेश्चन जीके से जुड़े हुए पूछे गए थे। इनमें से 25 क्वेश्चन दोस्तों हमारी जीके 2020 चैनल में से पूछे गए और यह बात भाविन एडिट्स ने बताई है। तो मान करके चलिए कि 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन हमारी चैनल में से आना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जीके 2020 चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और जब बात करते हैं 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर से जुड़ी कौन कौन सी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है, जैसा कि फाइजर बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया, उन्होंने किस मसाला कंपनी की स्थापना की थी। ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 4 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रिटेन। फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन देश ने। अब यह वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी और ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, इमेज में आप देख सकते हैं, मैट हैनिकॉक। और वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता भेजा है और वो शायद हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे भारत देश के चीफ गेस्ट बन सकते हैं, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस पर इस बार मुख्य अतिथि हो सकते हैं। 27 नवंबर को एक औपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया है। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पिछली बार 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आमंत्रित किया गया था और 2021 में यह बोरिस जॉनसन भारत आ सकते हैं। और बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल का नाम क्या है, लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखो लंदन शहर है वो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है और लंदन अंडरग्राउंड दुनिया का सबसे पुराना भूमिगत रेलवे नेटवर्क है जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत देश के बीच यह तीसरा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला गया। हमने यह मैच जीत लिया, भले ही सीरीज गंवा दी हो लेकिन एक नया रिकॉर्ड हमारे सामने आया है। उनसे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन, भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड निम्न में से किस जोड़ी ने बनाया है, तो भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने छठी विकेट के लिए सबसे बड़े साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। तो रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठे विकेट के लिए 150 रनों की अटूट साझेदारी हुई
और इससे पहले यह साझेदारी किसके नाम पर थी? तो सदगोपन रमेश और रॉबिन सिंह ने 1999 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 123 रनों की साझेदारी की थी और उनका स्थान लिया है 150 रनों की इस साझेदारी ने। और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का रिकॉर्ड भी रविंद्र जडेजा ने बनाया है। तकरीबन 12 सालों के बाद 7वें विकेट पर इतनी बड़ी पारी खेली हो वो रविंद्र जडेजा है। तो दोस्तों याद रखो 2008 में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रॉबिन उथप्पा ने 51 रन की पारी खेली थी और 7वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड अभी तक किसके नाम पर है? कपिल देव जी के नाम पर है। कपिल देव ने 1980 में ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 75 रन की पारी खेली थी जो अब तक की सबसे बड़ी पारी मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। वे किस मसाला कंपनी के मालिक थे? दोस्तों धर्मपाल गुलाटी को कौन नहीं जानता, क्योंकि लगभग सभी चैनल पर उनको एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा। धर्मपाल गुलाटी वो MDH मसाला कंपनी के मालिक थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है MDH मसाला कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी, जिसका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट में हुआ था और सियालकोट जो कि अब पाकिस्तान में है। साल 2033 में उन्होंने 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दी थी, यानी कि 5वीं तक पढ़ने वाले धर्मपाल गुलाटी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गए और 27 सितंबर 1947 को उनके पास केवल 1500 रुपये थे। इन पैसों से उन्होंने 650 रुपये में एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड के बीच तांगा चलाया। बाद में तांगा बेच दिया और उन्होंने मसाले की एक छोटी सी दुकान खोली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इन विजेताओं में MDH के फाउंडर और मसाला व्यापारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का नाम भी शामिल है, जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे अभी तक 20 से ज्यादा स्कूल भी खोल चुके हैं। धर्मपाल गुलाटी, जिसका हाल ही में 98 इयर्स की आयु में निधन हो गया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में आपातकालीन टेलीफोन नंबर 112 को मंजूरी किसने दी है? एक आपातकालीन टेलीफोन नंबर 112 को हाल ही में मंजूरी दी है ओडिशा राज्य की सरकार ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने संकट में फंसे लोगों को किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन टेलीफोन नंबर 112 को मंजूरी दे दी। और इस सेवा का आरंभ किसने किया? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इससे पहले राज्य में पुलिस के लिए 100, दमकल के लिए यानी कि फायर ब्रिगेड के लिए 101, एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 108 नंबर थे। अब इन सभी को समाहित करके एक ही नंबर 112 डायल करना होगा, आपको कोई भी दिक्कत है तो। और जब बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। ओडिशा के राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मैंने कई बार बताई है, लेकिन आज ओडिशा से जुड़े कुछ फैक्ट की भी बात कर ले कि कौन सा बंदरगाह ओडिशा राज्य का एकमात्र मुख्य बंदरगाह है, तो पारादीप। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? चिल्का। और चिल्का किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। तो ओडिशा में इसका कैचमेंट क्षेत्र लगभग 3560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, चिल्का सरोवर का। और एक झील का नाम है अंशुपा झील, जो कि ओडिशा की यह मीठे पानी की झील है। अंशुपा झील ओडिशा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ओडिशा राज्य प्राचीन समय में कलिंग के नाम से विख्यात था और ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जो यहां आप देख सकते हैं। ओके, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला किसने रखी है? दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि कचरे से चलने वाले 11.5 मेगावाट की क्षमता वाले एक बिजली संयंत्र की
आधारशिला रखी है हाल ही में बी.एस. येदियुरप्पा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी.एस. येदियुरप्पा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। बी.एस. येदियुरप्पा बोले तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री। राज्य में यह पहला बिजली संयंत्र होगा जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। और यह बिजली संयंत्र मौजूदा पावर ग्रिड में 8 करोड़ 6 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। और बेंगलुरु में हर दिन 5000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होता है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन मिलकर कूड़े से बिजली तैयार करने की योजना में शामिल है। और इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कर्नाटक ने देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक विदेशी निवेश हासिल किया है, जो 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यानी कि सबसे अधिक विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में भी कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। और आप मैप में देखिए कि यह है कर्नाटक, जिसके अगल बगल में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य स्थित है, और यहां पर गोवा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। लेकिन कर्नाटक के बारे में एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट से निकली सुपरसोनिक बूम ने निम्न में से किस शहर वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया था? तो एक सोनिक बूम निकली जिसके कारण बेंगलुरु के शहर वासियों को आश्चर्यचकित कर दिया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था बेंगलुरु। छठा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत कहां की गई? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है उत्तराखंड में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री कौन है? संजय धोत्रे ने यह घोषणा की है। उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत की। किसने? संजय धोत्रे, हमारे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री। और इस अवसर पर संजय धोत्रे ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष योजनाओं के लाभार्थियों को सुकन्या समृद्धि योजना पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और बचत खाता पासबुक भी वितरित किए। और बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन बनने जा रही है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो इस राज्य का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो ये इमेज में आप देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन, पीकॉक सॉफ्ट शील्ड किसकी एक प्रजाति का नाम है? पीकॉक सॉफ्ट शील्ड एक कछुए की प्रजाति का नाम है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कछुए की यह नई प्रजाति। और हाल ही में यह प्रजाति सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में असम के सिलचर में मछली बाजार से पीकॉक सॉफ्ट शील्ड कछुआ को बचाया गया। यानी कि उसे बेचने के लिए यहां सिलचर में मछली बाजार में भेजा गया था। और इस कछुए का साइंटिफिक नेम क्या है? निल्सोनिया हर्मा। क्या? निल्सोनिया हर्मा इस कछुए का साइंटिफिक नेम है। और इस कछुए की कुछ विशेषताएं की बात करें तो इस कछुए का सिर बड़ा, निचले थुनन के साथ हल्के एवं अंडाकार पृष्ठवर्म जो कभी कभी पीले रंग के साथ गहरे काले रंग का होता है। यह प्रजाति भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक ही सीमित है। और इस कछुए की प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में यानी कि वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है। आठवां क्वेश्चन, इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद का 47वां सत्र कहां आयोजित किया गया? इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद का यह 47वां सत्र आयोजित किया गया है नाइजर देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजर। नाइजर की कैपिटल नियामे में आयोजित OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद के 47वें सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर को लेकर भारत की नीतियों को संदर्भित किया गया। साथ ही भारत की जम्मू कश्मीर नीति की आलोचना भी की गई, लेकिन भारत ने इसे हाल ही में खारिज कर दिया है। और बात करते हैं नाइजर की।
नाइजर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था। भारत सरकार ने प्रेम के नायर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? प्रेम के नायर को नाइजर देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया और यहां देख सकते हैं दोस्तों नाइजर। तो प्रेम के नायर वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है और नाइजर की कैपिटल का नाम नियामी। नाइजर की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति है महामदो इस्सोफो। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्सोफो। और इस्लामिक सहयोग संगठन की बात करें तो कुल 57 सदस्य देशों के साथ इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसके कुल सदस्यों में तकरीबन 40 सदस्य मुस्लिम बहुल देश है और भारत इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का हिस्सा नहीं है। और इस्लामिक सहयोग संगठन की आगे की बात करें तो संगठन का मूल उद्देश्य क्या है? वैश्विक समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच मुस्लिम जगत के हितों को संरक्षण प्रदान करना। और संगठन की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 1969 को। संगठन का हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है और OIC में भारत के 2 करीबी पड़ोसी देश है। इसमें एक है बांग्लादेश और दूसरा है मालदीव। दोनों इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य कंट्री भी है। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन तटीय निगरानी के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र होगा? तटीय निगरानी करने के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र होगा IMAC, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IMAC। वर्ष 2008 के 26/11 मुंबई हमले के बाद स्थापित नौसेना के सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र यानी कि IMAC जो समुद्री डेटा संलयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, उनको शीघ्र ही राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र के रूप में बदल दिया जाएगा, इसीलिए यह सुर्खियों में रहा। और सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र इंग्लिश में कहे तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, शॉर्ट में बोले तो IMAC। IMAC तटीय निगरानी के लिए भारतीय नौसेना का मुख्य केंद्र है और यह गुरुग्राम बोले तो हरियाणा में स्थित है और इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। और राजीव चौधरी ने किसका स्थान लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन बोले तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं और उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गई है। नाम मत भूलिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी बोले तो BRO के महानिदेशक। और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की नियुक्ति लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के स्थान पर की गई है और जिनकी नियुक्ति भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में की गई है। तो यह बात भी मैंने आपको बताई थी। और BRO की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BRO के संस्थापक कौन थे? हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। और BRO की स्थापना कब हुई? 7 मई 1960 के दिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। 11वां क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत देश ने पश्चिम बंगाल के लिए हाल ही में ADB बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए $50 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसके साथ? ADB के साथ। और ADB के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। ADB की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है और ADB के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68।
और एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। 12वां क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से तैयार किए गए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल का शुभारंभ किसने किया है? हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यह 100 ऑक्टेन पेट्रोलियम पेट्रोल का शुभारंभ किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ऑक्टेन पेट्रोल इंजन को उच्च गुणवत्ता और शक्ति प्रदान करेगा। ब्रांड XP100 के रूप में इस प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल को उपलब्ध कराया जाएगा। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है। कहां पर तैयार किया गया है? उत्तर प्रदेश की मथुरा रिफाइनरी में XP100 नामक यह 100 ऑक्टेन पेट्रोलियम पेट्रोल को तैयार किया गया है। और XP100 को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा और पहले चरण में इसे 10 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा। यह शहर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद है। अब तक इस गुणवत्ता का ईंधन केवल 6 देशों में उपलब्ध है, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल शामिल है। और इसमें अब भारत देश भी शामिल हो जाएगा। और यह पेट्रोल तैयार किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इंडियन ऑयल की स्थापना 30 जून 1959 में हुई थी। 13वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। यानी कि आज ही 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में 4 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और हमारी इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 31 मई 2019 से भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह, इमेज में आप देख सकते हैं। और करमबीर सिंह ने किसका स्थान लिया है? सुनील लांबा का स्थान लिया है। और हमारे इंडियन नेवी के स्थापक कौन माने जाते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी के पास एक नौसेना थी जिसका मुख्यालय कोलाबा में स्थित था। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के संस्थापक व जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना की अधिकृत शुरुआत 5 सितंबर 1612 को हुई थी। इसी दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ाकू जहाजों का पहला बेड़ा सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। और जब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की, तो 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। और 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी मनाया गया। और 2 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस आए। अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस यानी कि विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया गया। और अब 4 दिसंबर यानी आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भोपाल में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए किस अभियान का प्रारंभ किया गया है? भोपाल में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए रोको टोको अभियान प्रारंभ किया गया। और इसमें एक यमराज और एक उनके चित्रगुप्त ने ऐसे पारंपरिक वेशभूषा में लोगों को उपदेश भी दिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है लगभग बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है नीलेश पाटनवाड़िया, जस्मिनी ओझा, एंजल कोरडिया, भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, जिगर लिंबाचिया फ्रॉम पालनपुर बनासकांठा गुजरात से, राठौड़ भावना, आकाश लिंबाचिया, किंजल कटारा, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अरुण चौहान, शीतल चावड़ा, गोविंद कुमार गरासिया फ्रॉम राजस्थान से, पगी राजेंद्र, हुकुम मीना, हितेश पारगे, अमित बित्तर, राधिका डोडिया। और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है अंकुश रॉक,
रसिया रावल, मकवाणा प्रवीण, जाखड़ प्रदीप, मनोज भाभोर, करिश्मा पहुंचिया, जनक खटाना, विजय सावड़िया, प्रहलाद फतेपरा, आशीष राउत, इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन होंगी? दोस्तों कल ही इस महिला के बारे में मैंने आपको बताया था। अमेरिका में आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या? आपको पता है तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।